तो आपको भी इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आप कहां किस स्ट्रीम से आए हैं, इट डजंट मैटर, जानकारी मांग रहा है। तो यहां पर आपको क्या पढ़ना है, फिर से बता रहा हूं, वो चीजें जो समाज, देश, इनको प्रभावित करेंगी, लोगों को प्रभावित करेंगी। ठीक है, आपको कोई ऐसी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं पढ़नी जिसको जनता अरे नहीं समझ में आ रहा है, जिससे अब मान लो साफ पीने के पानी की टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जिससे हम अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन अच्छा कर पाएंगे, अपनी मौसम विज्ञान की जानकारी ले पाएंगे। आम जनता जिससे प्रभावित हो रही है, आम जनता की बीमारियां आप दूर कर सकते हो, उनको स्वास्थ्य में अच्छा कर सकते हो, जैसे डायबिटीज के बारे में, ठीक है, हार्ट के बारे में, कैंसर के बारे में। वो जो आम जनता को प्रभावित कर रही है, उनके जीवन को एक रास्ता दे सकती है या उनके जीवन को कुप्रभावित कर सकती है। तो उन चीजों पर आपकी बारीक नजर होनी चाहिए। उसको मैंने एक लिस्ट बनाई है, जरा ध्यान से देखना। पहला, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। जैसे मान लीजिए अभी स्पेस एक्स कुछ कर रहा है, तमाम प्राइवेट प्लेयर जो है वो अंतरिक्ष में जाने, अंतरिक्ष की यात्रा करने और अंतरिक्ष में जो बसने के लिए जो है एलन मस्क और तमाम जैसी कंपनीज कुछ नया कर रही हैं। अभी आपने देखा कि सोलर पैनल के बेस पे जो है वहां से थ्रेशोल्ड यानी हवा में ही जो है वो सैटेलाइट छोड़ दिए जाएंगे। इससे खर्चा बहुत कम आएगा, रीयूज किया जा सकेगा। स्पेस टेक्नोलॉजी में एक चैलेंज ये आ रहा है कि खर्चा बहुत ज्यादा होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है, रीयूज नहीं कर सकते उसको, खत्म हो जाता है वो। तो अगर हम इसको रीयूज कर पाए, उसका खर्चा कम कर पाए, तो धीरे धीरे आप इसके बाद इस पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष में जाना हमारे लिए बहुत आसान होगा। नहीं तो ये पृथ्वी के संसाधन धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, मनुष्यों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। मनुष्य की आबादी केवल एक सन की शासक के मात्र जो है वो दया पर निर्भर है। आज इतना परमाणु बम बन चुका है, इतना कुछ हो चुका है कि किसी एक आतंकवादी संगठन या किसी एक सन की शासक या किसी कल को जो है, जैसे अभी WHO ने कहा कि हो सकता है कि अगली वॉर जो है वो बायोलॉजिकल वॉर हो सकता है कि ये कोरोना जो है वो हो सकता है एक बायोलॉजिकल वॉर का हिस्सा हो, या एक इससे भी भयानक वायरस। एक छोटा सा वायरस इसने पूरी दुनिया को ठप करके रख दिया 9-10 महीने। तो सोच के देखिए, अगला अगर कोई वायरस इससे भी खतरनाक हुआ जिसका हमें वैक्सीन खोजना, तो हम घरों में या तो बंद हो जाएंगे, मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आगे हो सकता है बायोलॉजिकल वॉर हमारा एक हिस्सा बन जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ी केस स्टडी हो सकती है। चाइना की बड़ी सक्सेस रही, जहां सारी दुनिया की इकोनॉमी माइनस में चल रही है, उसकी 2.6 चल रही है जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो और वो सबसे ज्यादा आगे जाएगा। तो अब क्या होने वाला है, नोबडी नोज। हो सकता है कल को कोई दूसरा देश इसी का एग्जाम्पल उठा ले। तो हम एक ऐसी खतरनाक दुनिया में जीने जा रहे हैं जहां अब हमें अन्य ग्रहों पर अपना जीवन तलाशना पड़ेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कि हमें अंतरिक्ष में जाना है, बहुत सी जानकारियां मौसम की, कृषि की, फसलों की, आपदाओं की, वो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से, तो इसरो के बारे में अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगला, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें आज हम तमाम इलाज ढूंढ रहे हैं। आज अगर हमने कोरोना का जीन जो है वो नहीं पढ़ा होता, उसको हम नहीं जो है बायोटेक्नोलॉजी के दम पे कर पाए होते, तो आज हम इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं ले आ पाते। भारत की तमाम कंपनियां बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सालों से अच्छा कर रही थी। आज वही कारण है कि हमने इतना विश्वसनीय, इतना जल्दी जो है वैक्सीन बना लिया। तो बायोटेक्नोलॉजी अब तो इस साल के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो। नेक्स्ट वन, जेनेटिक्स। तो जीन के बारे में हम लोग जो जानकारी ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ रिलेटेड इशू यानी स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्वास्थ्य जो आम जनता के साथ जा रही है, जैसे मोटापे की समस्या, जैसे अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की समस्या, कैंसर का बढ़ना, तमाम तरह के हार्ट डिजीज का बढ़ना, पीने के पानी से होने वाली बीमारियां, जो हमारे बच्चे हैं वो उनकी मृत्यु हो जा रही है तमाम डायरिया और इन सबसे, माताओं की मृत्यु हो रही है प्रसव के दौरान, जो है वो रक्ताल्पता, एनीमिया की। तो उनकी स्वास्थ्य जो हमारे एक ऑफिसर के रूप में, अगर आप एक बहुत बढ़िया क्रिएटिव युवा अधिकारी हो, तो क्या तुम अपने सामने लोगों को मरते हुए देख पाओगे? नहीं। आपके अंदर एक जो है कौतूहल होना चाहिए कि मेरे प्रयासों, मेरी नॉलेज से इनकी जान कैसे बचाई जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस बार बजट में आसाम के लिए मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए स्पेशल बजट नहीं दिया गया होता, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आसाम में हो रहा है। वहां की जलवायु इसका बहुत बड़ा कारण है और वहां जो स्वास्थ्य सुविधाओं का पिछड़ना सबसे बड़ा कारण है। 4-4 महीने बाढ़ की समस्या, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती वहां पर। तो कई ऐसे मुश्किल हालात हैं जो उसको हमारे, जब हमारा एसडीआई आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, तो हमें पिछाड़कर बाहर कर देता है। हमें यहां पर यह बात करनी होगी, हमें यह टू द पॉइंट जो है बात अपनी समझानी होगी। तो उसी का जो ये चक्र है वो उसी के साथ चलता है। क्लियर? तो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। अगला, डिफेंस। डिफेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? भारत ने एक नई अंगड़ाई ले ली है, भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ा है। आज तक हम दुनिया भर से राफेल दे दो, ये फलाना मिग दे दो, ये फलाना दे दो, ठीक है, हम यही मांगते घूमते थे। इतना बड़ा देश, 7-7 पड़ोसी सर के ऊपर बैठे, उसमें ज्यादातर जो है दुश्मन है, चीन और पाकिस्तान, और उसके बाद भी हम सबसे जो है वो कटोरा लेके मांगते घूम रहे हैं। अब भारत ने अपनी अंगड़ाई ली है। अगर आज तेजस के बारे में बात करें, आज हम मिसाइल्स के रूप में जा रहे हैं, आज हम इंडिजीनियस उसको प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं। और भारत, अभी आपने देखा 2 दिन पहले किसने पढ़ा, रक्षा मंत्री ने कहा कि सन 2025 तक भारत अपनी जरूरतों के लिए उत्पादन स्वयं करना शुरू कर देगा।
ठीक है। और अभी जो तेजस के बारे में बात हो रही है कि वो चाइना के तमाम सोफिस्टिकेटेड विमानों से भी ज्यादा अच्छा है। अब एक इतना बड़ा राष्ट्र है जो दक्षिण एशिया में अपना सिरमौर बनना चाहता है, क्या वो बिना डिफेंस सिस्टम के सर्वाइव कर पाएगा? दुश्मन तो उसको नोच के खत्म कर देंगे। चाइना एक बहुत बड़ा जो है अब वो ज्ञात शत्रु हो चुका है, हमारे जो है बॉर्डर पे आकर बैठ चुका है। तो क्या हम अमेरिका, चीन, इजराइल इन सब से कुछ मांग मांग के हम अपना काम चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। हमें वहां पर बहुत बड़ी तकनीकी विकास करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, 7200 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, तट रेखा है हमारे पास। हम जो है वो ब्लू वाटर नेवी बनने की आकांक्षा रखते हैं। हम अफ्रीका से लेकर पूर्वी एशिया तक हम सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। और अगर हमारे पास ही संसाधन नहीं होंगे, हमारे पास पनडुब्बियां अच्छी नहीं होंगी, हमारे पास सबमरीन्स अच्छी नहीं होंगी, तो क्या पड़ोसी देश हमारी इज्जत करेंगे? वो तो चाइना की तरफ जाएंगे। क्योंकि विश्व राजनीति में याद रखिएगा, ताकत ही ताकत की भाषा को समझती है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज इस पूरे टाइम में जितने भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो जान ले कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण भारत का तकनीकी विकास है, स्वदेशी तकनीकी विकास है, जिसके लिए हम लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। राइट। नेक्स्ट वन है सिक्योरिटी रिलेटेड इशू। ये सब सुरक्षा संबंधी मुद्दे, जैसे मान लो अगर इजराइल के जो है वो जो है दूतावास के पास बम फटता है, या कहीं पर जो है वो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, तो भारत के अंदर और भारत की सीमाओं पर जो सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम जहां दुश्मन लड़ रहा है, सवाल है कि अगर हमने किसी देश के साथ हमने कोई जो है वो बायलैटरल या मल्टीलैटरल समझौता किया है, मान लीजिए हम गए और हम जाकर कल को जो है वो आसियान जो हम वहां बैठ गए, एससीओ में बैठे, तो वहां पर हमने कहा कि नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ जो है एक साझा मुद्दे पर हम साइन करते हैं, तो ये भी एक डिफेंस रिलेटेड मुद्दा हुआ है, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर अमेरिका के साथ हम जाते हैं, या अगर हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम उसको इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कन्वर्ट करते हैं, हम क्वाड बनाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहे हैं, जापान के साथ जा रहे हैं, अमेरिका के साथ जा रहे हैं कि हम चलो मिलकर जो है क्वाड बनाते हैं और हम जो है जल शक्ति के रूप में उभरते हैं, तो ये भी भारत की सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के अंतर्गत आता है। अगर आज हम चाइना तक अपनी सड़कें बना रहे हैं, बॉर्डर तक, ठीक है, हमारे बॉर्डर तक, और हम आज किसी भी हालत में हम वहां पर बीआरओ के माध्यम से पहुंचने में, तो ये भी हमारा सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज ही है। और यहां तक कि अगर आज कोई इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सेंधमारी कर रहा है, रैंसमवेयर भेज रहा है, तो वो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में आपको पढ़ना है। क्लियर है? समझ में आया ये? तो ये सुरक्षा संबंधी मुद्दे लिख लो। जैसे सुबह अखबार आए, आपको करना क्या है, इसका प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है, लिख लो, अपने सामने चिपका लेना, देख लो कि जो सर ने बताया उसमें से कोई टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, जरूरी नहीं कि सारा है, लेकिन इसमें अगर आ रहा है तो इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि इसको मुझे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद केजरीवाल पे किसने इंक फेंकी, फलाना पे क्या हुआ, ये बाद में, ये फिर फुर्सत में पढ़ना। ये कौन सी हीरोइन के जो है वो जो है उसका वजन बढ़ गया, किसका घट गया, ये बाद में। ठीक है, पहले जो महत्वपूर्ण है उस पर काम कर लो, उसके बाद जो गॉसिप के लिए जो टाइम मिले उसके बारे में बात कर लेंगे। अब आ जाओ, जो साइंस के बाद सबसे ज्यादा घुमाता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है, और प्री में जो वोकैबुलरी बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है अर्थव्यवस्था के मुद्दे, इकोनॉमिक इश्यूज। चलें करें? तो अगला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये बड़ा ही जबरदस्त एक तरह से बहुत फैला हुआ मुद्दा है। अर्थव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि और विकास संबंधी मुद्दे, आर्थिक समृद्धि और विकास संबंधी मुद्दे। क्या होती है आर्थिक समृद्धि और विकास, किस रूप में आगे हमारे साथ चलता है? तो पहला तो हमें यह ध्यान देना है। अब जैसे इसी बार क्वेश्चन देखिए मेंस में गए, बोला पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है, संभाव्य जीडीपी किसे कहते हैं? क्योंकि लगातार चर्चा में चल रहा था, भारत की संभावनाओं के बारे में बात हो रही थी, सभी वो जानते हैं कि पढ़ाया था, उसके बारे में बात हो रही थी। ठीक है, तो अगर बात हो रही है तो आएगी, कहते ना जो चर्चा में है वो पर्चा में है, याद रखिएगा। क्यों मैं तुम्हें जो इस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्यों मैं पहली आदत के रूप में यही कह रहा हूं, ठीक है, पहली आदत के रूप में यही कह रहा हूं कि जो चर्चा में है वो पर्चा में, पर्चा मतलब यूपीएससी के पेपर में, तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, बहुत फैला हुआ मुद्दा है। सरकार विकास के लिए क्या करे, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। क्या दोनों एक ही शब्द हैं या दोनों के आयाम अलग हैं? और दोनों के अगर आयाम अलग हैं तो दोनों की मैकेनिज्म कैसे अलग हो सकती है? सबसे बड़ी बात हमें समझना पड़ेगा, दोनों के इंप्लीमेंटेशन करने के तरीके कैसे अलग है। अगर जब तक इस बारीकी को नहीं समझोगे तब तक आप कभी भी इसके अंदर आने वाले, ग्रोथ और डेवलपमेंट के नाम से नहीं आएगा, इसके अंदर आने वाली चीजों को आप कभी पकड़ नहीं पाओगे। राइट? अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है बैंकिंग एंड आरबीआई, यानी कि
जो हमारा बैंक, जैसे अभी मान लो बैंकों को पुनर्पूंजीकरण करने की बात हो रही है, आरबीआई स्टेप्स उठा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आज एक्टिव हुई, ठीक है, उन सब चीजों को, महंगाई संबंधित कोई मुद्दा आ रहा है, भारत में निवेश की मात्रा के बारे में बात हो रही है, तो वो बात आएगी बैंकिंग एंड आरबीआई। तो यहां से कोई भी समझौता हो रहा है, सरकार ने किसने बैंकों को जो है वो प्राइवेट करने की बात की है बजट में, तो ये सारी चीजों पर आपकी एक बारीक नजर होनी चाहिए। अगला इंडस्ट्री, सर्विस एंड एमएसएमई, जैसे इस बार एमएसएमई पे काफी बात हुई है, लगातार बात आ रहा है कि भारत में उद्योग, भारत में सेवा क्षेत्र और भारत में लघु उद्योगों की जो बात हो रही है, एमएसएमई जिसे कहते हैं, उद्योग, सेवा क्षेत्र और लघु उद्योग, इनके संबंधित अगर कोई खबर आ रही, सरकार ने कोई छूट दी है, सरकार कुछ जो है इनके लिए योजना लेकर आ रही है, सरकार इनको जो है वो जो है आत्मनिर्भर करना चाह रही है, सरकार अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, तो उन पर आपकी एक बारीक नजर होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या चीजें इनपुट होती हैं, वो उस पर आपको पता होना चाहिए। अगला कहता है पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। जैसे बजट आया तो बजट में किन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया, पढ़ाया मैंने आपको। बजट किस तरह से एस्टिमेट कर रहा है, बजट का नेचर क्या था, बजट जो है वो आउटकम किस तरह से उसका निकल कर आएगा, क्या यह विनिवेश आधारित बजट था या लोक लुभावन बजट था, इस समय में किसकी जरूरत है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। और टैक्सेशन यानी कर हमारे रूप में किस रूप में आ रहे हैं। अभी जैसे बार बार अभी आलोचना चल रही कि भारत उन देशों में है जो सबसे ज्यादा टैक्स टू जीडीपी रेशियो सबसे बुरा है यहां पे, ठीक है, यानी कि भारत की जीडीपी के तुलना में टैक्स का जो अनुपात है वो बहुत कम है। अब ये टैक्स टू जीडीपी क्या होता है, प्री में पूछ लिया था उठा के, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। काले धन की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक इशू की बात हो रही है, यानी कि भारत का जनांकीय मुद्दा, अर्थव्यवस्था कैसा है, भारत में कितने युवा हैं, भारत कितने वृद्ध हो जाएंगे, भारत अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है, अपने युवाओं के लिए क्या चल रहा है, क्या प्रोग्राम लेकर आ रहा है, युवाओं को स्किल कैसे दे रहा है, ठीक है, प्रधानमंत्री की कौन सी योजना जो है या भारत सरकार की कौन सी योजना इस समय जो है वो डेमोग्राफी की तरफ जो है मूवमेंट कर रही है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए डेमोग्राफी यानी जनांकिकी क्या होती है, जनांकिकी और जनसंख्या में क्या अंतर होता है, जनसंख्या और जनांकी क्या एक ही है, ठीक है, जनांकी और जनसंख्या में क्या अंतर होता है और जनांकिकीय को हम मुद्दे के रूप में किस रूप में लेते हैं, यह समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला वेरियस इंडेक्सेस, महत्वपूर्ण सूचकांक जैसे मानव विकास सूचकांक एसडीआई आ गई, भ्रष्टाचार सूचकांक करप्शन इंडेक्स आ गया, आईएमएफ ने अभी जो है वो विकास सूचकांक दिए, भारत की जीडीपी के बारे में कहा कि वो 11% ग्रोथ कर सकती है 2021 में। तो इसी तरह विभिन्न सूचकांक आते रहते हैं, वो सूचकांक जो मैथमेटिकल वे में, कभी सफाई स्वच्छता सूचकांक आता है, कभी प्रदूषण सूचकांक आता है, कभी जो है वो मानव विकास के संबंधित सूचकांक आते हैं। इन सूचकांकों पर ध्यान रखिएगा कौन प्रकाशित कर रहा है, पहला नंबर 1 Who is going to publish it, सबसे पहले यह पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें भारत की क्या स्थिति है, पूरे संसार को याद रखने की जरूरत नहीं है, भारत की क्या स्थिति, क्योंकि आप अपने देश के बारे में जागरूक हैं, भारत की क्या स्थिति है और भारत की कहां पर तारीफ हुई है और कहां आलोचना हुई। 3 पॉइंट याद रखिएगा, किसने प्रकाशित किया, नाम क्या है रिपोर्ट का, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो तुम्हें प्री में यही मिल जाता है ज्यादातर, ठीक है, फलाना रिपोर्ट किसकी है। दूसरा, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की कहां इसमें जो है आलोचना हुई, कहां तारीफ हुई है, ठीक है, मान लो बालिका शिक्षा संबंधित, जो है पीने के पानी संबंधित, ये सब जो रिपोर्ट आ रही है, भारत की कहां आलोचना, क्यों पिछड़ गया, ये याद रखिएगा। अगला पुअर्टी, गरीबी, इंक्लूजन, समावेशन, सीधे एक क्वेश्चन आया था मेंस में, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और धारणीय विकास, ये भी डायरेक्टली इस बार, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप ये समझो कि ये जैसे शादी में फूफा जीजा होते हैं, इनके बिना नहीं होती है, वैसे इस शब्द के बिना, तुम्हारा इस शब्द और इस शब्द के बिना, इंक्लूजन यानी समावेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके बिना जो है वो तुम्हारी यूपीएससी नहीं निकलेगी। तो ये यूपीएससी के जीजा फूफा हैं, ठीक है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो गरीबी, समावेशन, रोजगार और धारणीय विकास, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं, प्रभु मान के चलो कि ये तो बैठे ही आगे ही बैठेंगे ये सबसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी, जैसे अभी बात हो रही लगातार, हम विनिवेश की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि कल किसने पढ़ा कि जो राजीव सर हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि विनिवेश का अगली जो लिस्ट है वो जल्दी आने वाली है। कितने लोग अपडेट हैं, जल्दी हाथ खड़ा करो, जल्दी बताओ कि उन्होंने कहा कि अगली लिस्ट हम देने वाले हैं और उसमें जो है ये नीति आयोग जो है उसका ये एजेंडा है कि हम जो है डिसइन्वेस्टमेंट को, जिस पर इस बार सरकार की आलोचना भी हो रही थी और ये महत्वपूर्ण एक कदम है, कितने लोगों ने इसको अपडेट किया, जल्दी बताइए मुझे, किसने किसने अपडेट किया। जिसने नहीं अपडेट किया आप वो सोच लो कि यूपीएससी की गाड़ी छूट रही है, ठीक है, इस बार हो सकता है सिमरन राज का हाथ ना पकड़ पाए, ठीक है, समझ लेना गाड़ी छूट जाएगी। हर बार जरूरी नहीं कि अमरीश पुरी सही समय पे हाथ छोड़ दें, तो भैया छूट जाएगी। लबासना, चलो लबासना वाली बस जो है, कंडक्टर साहब जो है वो खड़े हैं, ठीक है, चलो 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 जल्दी सवारी चढ़ो, लेकिन सवारी भी योग्य होनी चाहिए, देख लो भैया।
जरूरी नहीं है कि इस बार सिमरन जो है वो राज का हाथ पकड़ ले। वो पुरानी पिक्चर थी 25 साल पहले, 30 साल पहले, उस समय भारतीय रेल की स्पीड अच्छी नहीं थी, आजकल स्पीड बड़ी अच्छी हो गई है। अगला है कैपिटल मार्केट एंड सेबी, बहुत चर्चा में चल रहा है, भारत का सेंसेक्स नई नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो पूंजी बाजार, अब हमारे बच्चों को तो समझ में आ गया पूंजी बाजार के बारे में क्या बात कर रहे हैं। एंड सेबी जो उसकी विनियामक संस्था, जो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। एग्रीकल्चर, अरे बाप रे, ये तो खैर अपने आप में ही 90 मार्क्स लेकर जाता है, इस पर तो जितना पढ़ो उतना ही कम है। सिर्फ ये किसान का मुद्दा नहीं, इसमें बहुत से मुद्दे हैं, बहुत बड़ा ये टॉपिक है, इसमें 11 टॉपिक इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर तो इसमें बहुत कुछ आता है। तो कृषि संबंधी मुद्दा और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा बजट ही इसी पर आधारित है, पूरा बजट ही इसी पर आधारित है। अवसंरचना संबंधित मुद्दे याद है, 2-3 क्लास पहले तुम्हें बताया था अवसंरचनाएं क्या करती हैं। अवसंरचनाएं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था को जन्म देती हैं। क्या करती हैं अर्थव्यवस्थाएं? स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था को जन्म देती हैं। अगर आपको सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी चाहिए, अगर भारत को उभरते हुए रूप में लेकर जाना है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। लास्ट टाइम बताया था कि 13.4 लाख करोड़ रुपए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बजट चाहिए, राइट और रॉन्ग? प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं। तो ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो हिलना ही नहीं है, ये तो आने आने है। क्लियर है?